नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा यह है कि एग्री वायदा से किसानों को कैसे फायदा हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा हमारी इसलिए खास है क्योंकि आज हम आपको बहुत ही डिटेल में ये बताने वाले हैं कुछ नई जानकारी के साथ कि कैसे एग्री का फ्यूचर मार्केट किसानों के लिए फायदेमंद है और आने वाले वक्त में और ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और जो किसान भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए ये पूरा शो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ये जान पाएंगे इस शो को देखने के बाद कि एग्री फ्यूचर मार्केट में क्या क्या टूल उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं, अपने खुद को अच्छा भाव दिला सकते हैं और अपने पूरे खेती के सिस्टम को ठीक तरीके से बदल सकते हैं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं एससी गर्ग साहब जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। हमारे साथ ज्ञानेश्वर देखरे साहब हैं परिवर्तन ऑर्गेनिक एफपीसी के, और चंद्रशेखर माने हैं मन्याड रिवर एफपीसी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल गर्ग साहब आपसे होगा। हालांकि इस मुद्दे पर हमने कई बार चर्चा की है लेकिन आज हम कुछ अलग अंदाज में इस बात को रखना चाह रहे हैं कि क्या वक्त आ गया है कि अब एग्री फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, मौके की नज़ाकत को देखते हुए, समझते हुए। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके हिसाब से जो एग्री का फ्यूचर मार्केट है, जो एग्री का वायदा कारोबार है, डेरिवेटिव मार्केट है, क्या इस वक्त किसानों को मदद पहुंचाने के लिए जो पूरा पैटर्न है एग्री वायदा का पर्याप्त है, या आपको लगता है कि इसको और दुरुस्त और मजबूत करने की ज़रूरत है? देखिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की खास विशेषता ये है कि ये स्पॉट पे उपलब्ध बनने के बाद ही होता है। लेकिन जब आप उसको सीड डालते हैं, पैदा करने के लिए खेत में बोते हैं, उस समय आप अपने खर्चे तो करने लगते हैं, आप अपने सारे रिस्क तो उसमें लेने लगते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आप को क्या दाम मिलेंगे जब ये उत्पादन हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक स्थितियां बदल सकती हैं। अब उदाहरण लीजिए, अगर यूक्रेन रशिया की वॉर हो गई तो उससे दुनिया में गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की सप्लाई जो है वो फर्क पड़ जाएगी। एक इंडोनेशिया अपना एडिबल ऑयल का दाम बदल सकता है। सो अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा रहती है आप जब उत्पादन करते हैं और जब तक उत्पादन बाजार में आता है, कि अगर आपके पास कोई ऐसे टूल ना हो और ऐसे तरीके ना हो जिससे आप अपनी प्राइस भी को लॉक कर सकें, आप अपने रिस्क के हिसाब से आप अपनी प्राइस को तय कर सकें जब आप अपना उत्पादन करते हैं। अगर ऐसे टूल ना उपलब्ध हो तो आप एक्चुअली ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, ज़्यादा समस्या में रहते हैं। जो ये वायदा बाजार है, फ्यूचर्स है, डेरिवेटिव्स है, ये एक्चुअली आपको ये उपलब्ध कराता है सही टूल कि भाई मेरा खर्चा इतना होने वाला है, इतना होने वाला है, 3 महीने बाद जब मेरी चावल की फसल आएगी या गेहूं की फसल आएगी या मेरी सब्जियां आएंगी, तो उस समय अगर मैं इतने में बेच देता हूँ तो मुझे अपना रीजनेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। हो सकता है कि उस समय दाम बढ़ जाए तो आपको थोड़ा प्रॉफिट जो मिल सकता है वो ना मिले, लेकिन अगर दाम घट गए तो आपका प्रॉफिट तो सुरक्षित हुआ ना। इसलिए फ्यूचर्स मार्केट कृषि के लिए, किसानों के लिए और पूरी ये कृषि व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। हमारा एक ये बड़ा गलत ख्याल है कि फ्यूचर मार्केट में केवल स्पेकुलेशन होता है, रियल प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं होती। बट अगर आप किसानों, एफपीओस, इनके माध्यम, इनके दृष्टिकोण से देखें और अगर आप अपनी 3 महीने पहले जब आप फसल बोते हैं और अपनी प्राइस को लॉक इन कर सकें, अपने प्रॉफिट को सुनिश्चित कर सकें, तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि एग्री फ्यूचर मार्केट एक आईना है। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि एक आईना है जिससे आपको ये दिखता है कि आने वाले वक्त में क्या भाव होगा। मतलब किसानों को एक मोर्चे पर कई फायदा है इससे। पहली बात तो ये कि जब फ्यूचर मार्केट होता है, जब आगे के कॉन्ट्रैक्ट को आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जुलाई का महीना है और जब आप अक्टूबर नवंबर के
वायदा कारोबार को देखते हैं, वायदा को देखते हैं, और अगर उस वक्त आपको लगता है कि हाँ वहाँ पर भाव बहुत अच्छा मिलने वाला है, अच्छा भाव दिख रहा है, तो आप खेती भी उसी हिसाब से प्लान करते हैं, खेती अपनी बढ़ा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हाँ उस वक्त दाम बहुत कम मिलेंगे तो आप खेती अपनी बदल सकते हैं, किसी दूसरी फसल की खेती कर सकते हैं। तो आपको एक गाइड की तरह ये फ्यूचर मार्केट आपके लिए काम करता है। ये बात कुल मिलाकर अभी आपको गर्ग साहब ने बताई है। अब लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि जब भी फ्यूचर मार्केट की बात होती है तो उसमें यह कहा जाता है कि किस तरह से वायदा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। तो आज की चर्चा में हम ये बताने वाले हैं, पहले तो ये कि वायदा बाजार किस किस तरीके से फायदेमंद है। तो अब आते हैं खेती के ऊपर, फिर हम प्राइस के ऊपर बात करेंगे कि प्राइस बेहतर दिलाने में वायदा बाजार की क्या भूमिका है, खेती को बेहतर करने में क्या भूमिका है। तो पहले खेती पर आते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आप जरा बताएं कि खेती को बेहतर बनाने में, किसान अच्छी फसल की पैदावार कर पाए, इसमें वायदा बाजार की कितनी बड़ी भूमिका है। सर, हम 2018 से वायदा बाजार में काम कर रहे हैं। हमको जब वायदा बाजार पता नहीं था तो पहले साल हमने 2018 में वायदा बाजार के माध्यम से हमने 50 लाख का काम किया था, दूसरी बार 1 करोड़ का किया, और 2020 में हमने 2.5 करोड़ तक हम पहुंच गए थे। लेकिन 1 साल हो गया जैसा कि वायदा बाजार बंद हो गया, जब से तो हमारा काम एकदम से कम हो गया। वायदा बाजार से हमको ये पता चलता था कि जैसा पहले क्या होता था, हम जब एफपीओ का हम बनाने के पहले तो हम सोचते थे कि पिछले साल क्या भाव था, तो वही फसल हम लगाते थे पिछले साल के। लेकिन जब से हम वायदा बाजार थोड़ा सीखने लगे, अभी हम थोड़ा बहुत हमको भी ज्ञान आ गया, तो हम स्पॉट देख के और फ्यूचर देख के वो फसल लगाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी चने का सीजन आने वाला है नवंबर महीने में, लेकिन अभी वायदा चालू रहता था तो हम अभी से तैयारी करके रखते थे कि हमको गेहूं लगाना है या चना लगाना है। तो हम वायदा के माध्यम से वो प्लेटफॉर्म देख के हम ये तो करते सकते कि हमारा अपने को भाव क्या मिलने वाला है भविष्य में, उसकी जोखिम हम काम करने में वायदा बाजार का हमको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। ठीक है, और आज की इस चर्चा को हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहले तो ये कि खेती में कितनी मददगार है वायदा बाजार, भाव अच्छा मिले इसमें वायदा बाजार की क्या भूमिका हो सकती है, दूसरा और तीसरा कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए किसान वायदा बाजार से जुड़ सकते हैं और अच्छा भाव पा सकते हैं। तो अभी हम पहली बात कर रहे हैं कि खेती के लिए कितना फायदेमंद है वायदा बाजार, खेती के पैटर्न को बदलने के लिए। तो इस पर मेरा आपसे सवाल यही होगा चंद्रशेखर जी कि खेती किसान ठीक तरीके से कर पाए, ऐसी फसल की खेती करे जिसका भाव आगे अच्छा मिल सकता है, जिसकी डिमांड अच्छी रह सकती है, उसमें वायदा बाजार की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं और कितना फायदेमंद है वायदा बाजार। नमस्कार सर। खेती के लिए वायदा बाजार कितना जरूरी है, ये तो पहले तो एनसीडीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये खेती के लिए बहुत जरूरी है और मार्केट के लिए जरूरी है, जो प्राइस डिस्कवरी के लिए मदद करते हैं पूरे कमोडिटीज को कि प्राइस क्या होनी चाहिए, क्या उसके लिए सही व्यापारी और सही लेने वाले लोग जहाँ पे मिलते हैं वो है एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म में मिलते हैं और उसके ऊपर वो प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, जैसे कि ये वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। तो वायदा बाजार इतना जरूरी है खेती के लिए कि प्राइस डिस्कवरिंग तो एक मुद्दा ही है, और दूसरी बात है कि जो फार्मर्स जो है खेती करते हैं लेकिन उनके उपज को एक अच्छी कीमत मिले, उसके लिए जरूरी होता है मार्केट में उनके कमोडिटीज को अच्छी कीमत मिले। तो कमोडिटीज कहाँ पे बेच सके, वहां पे अभी नजदीकी बेचेंगे तो उनको लिए उतना ये नहीं होगा। तो वायदा बाजार जरूरी है हेजिंग के लिए, क्योंकि हेजिंग मतलब अपनी कमोडिटीज को फार्मर्स एकदम से सुरक्षित कर सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म में बेचेंगे और उनको लगता है कि अभी ये प्राइस हमारे लिए अच्छी है और उसका जो भी ये है उसके लिए हेज कर सकते हो पूरे वायदा बाजार को नजरअंदाज देख के, और आने वाली जो सीजन है उसमें कौन सी फसल अच्छी कीमत दे सकते हैं उसी हिसाब से फार्मर्स को बोइंग करना चाहिए, सोइंग करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो मतलब इसको आप ऐसे समझिए, कई बार ये होता है कि आप देखेंगे कि क्योंकि वायदा बाजार का दायरा उतना अभी बढ़ा नहीं है,
तो कई बार जब गांव में खेती का वक्त आता है तो किसान इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि किस फसल की खेती की जाए। पता नहीं, जब वो खेती कर रहे होते हैं तो उनके मन में ये चल रहा होता है कि जो खेती मैं कर रहा हूँ, पता नहीं उसका भाव, जब ये फसल आएगी, फसल कटेगी तो क्या भाव होगा। इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वो आपस में चर्चा भी करते हैं कि क्या खेती की जाए, क्या भाव मिलेगा, उसको लेकर अलग अलग राय होती है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने में एग्री वायदा की बड़ी भूमिका होती है। और जो बात अभी सर ने कही, चंद्रशेखर जी ने, कि आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, इसका मंत्र भी है फ्यूचर मार्केट में। जैसे ऑप्शन का अभी कारोबार शुरू हुआ है, तो अगर आगे भाव गिरने की आशंका है तो उसे पुट ऑप्शन आप लेकर के उसको हेज, मतलब हेजिंग का एक प्लेटफॉर्म है कि हेज करके आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। ये तो एक बात हुई खेती के मोर्चे वाली बात। अब दूसरा मुद्दा है खेती में कितनी मददगार है वायदा बाजार। ये तो आपने समझ लिया कि आपको अगर ये आज पता चल जाए कि नवंबर दिसंबर में इस फसल का ये भाव होने वाला है और आपके लिए वो भाव ठीक है, पर्याप्त है, आपको अच्छा भाव लग रहा है, तो आप उस फसल की खेती करेंगे। अगर आपको लगता है कि जब ये फसल कटेगी उस वक्त का भाव अभी आपको दिख जाए, कोई आपको बोल दे कि आप अगर अभी धान की खेती कर रहे हैं और आपको ये बता दिया जाए कि नवंबर दिसंबर में आपको धान का ये प्राइस मिलेगा, अगर आपको लगेगा कि हाँ आपने जो लागत लगाई है उससे आपको अच्छा भाव मिल रहा है, तब तो आप खेती करेंगे। और अगर आपको लगेगा कि आपकी लागत या आपको उतना फायदा नहीं हो रहा है तो आप धान की जगह कुछ और फसल की खेती करेंगे। तो वायदा बाजार का मकसद यही है कि आपको एक गाइडेंस यहाँ पर दे। ये तो खेती की बात हो गई। अब दूसरा मुद्दा आता है कि भाव। मान लीजिए आपने खेती कर ली, उसका अच्छा भाव कैसे मिलेगा, इसमें वायदा बाजार का क्या रोल होगा। गर्ग साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि प्राइस को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन और अभी भी हमारे यहाँ प्राइस को लेकर कोई बहुत पुख्ता मैकेनिज्म नहीं है। अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव होते हैं, एमएसपी कुछ होता है, मार्केट का प्राइस कुछ होता है, मंडियों का भाव अलग अलग होता है, क्वालिटी के हिसाब से भाव अलग अलग तय होता है। तो किसानों को अच्छा भाव दिलाने में आपके हिसाब से एग्री फ्यूचर मार्केट, एग्री डेरिवेटिव मार्केट की क्या भूमिका अभी है और ये भूमिका और कैसे बेहतर हो सकती है? देखिए, इसको एमएसपी के भी परिप्रेक्ष्य में और जो ये फ्रैगमेंटेड मार्केट है, इतनी जगह अलग अलग किस्म के दाम, उसका अगर आप गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि एमएसपी भी एक तरह से फ्यूचर प्राइस है। वो सरकार देती है मार्केट देने के बजाय, कि आप जब आपकी गेहूं की फसल आएगी या कोई दूसरी फसल आएगी तो आपको सरकार प्रति क्विंटल इतना दाम दे देगी। आप उस पे निर्णय ले लेते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ पे एमएसपी का सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है वहाँ पे वो ये एमएसपी को अपनी रिस्क को खत्म करने के लिए उसी हिसाब से वो चीज बो देते हैं। लेकिन एमएसपी बहुत सारी जगह पे तो उपलब्ध नहीं होती। दूसरा, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारे प्रोड्यूस के लिए अब उपलब्ध नहीं होती। तो उसमें जो अनसर्टेनिटी किसान के पास आती है कि मुझे क्या प्राइस मिलेगी, उसके लिए अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है देश में कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें। इसमें केवल वायदा बाजार अगर विकसित हो तो वही आपको मदद कर सकता है। वरना जैसे एक बार माने जी कह रहे थे अभी शुरू में कि अगर आपको फ्यूचर का प्राइस का अंदाजा नहीं है और उस पर आप लॉक इन नहीं कर सकते तो केवल आप पास्ट की प्राइस को ही देखते हैं। और अगर आप फसल बोने का निर्णय भूत वाली प्राइस के ऊपर लगाते हैं बजाय के भविष्य में जो प्राइस मिलनी है, तो आप निश्चित रूप से ज्यादा रिस्क में रहते हैं। इसलिए देश में बहुत जरूरी है कि एमएसपी जिसमें है उसमें भी वहां पे जहां एमएसपी ठीक से काम नहीं करती और बाकी जगह बाकी सभी और दूसरी फसलों में देश में एक अच्छा विकसित मार्केट बने और उसमें अच्छी रेगुलेशन से ये निश्चित किया जाए कि कोई उसको मैनिपुलेट ना करे। अगर मैनिपुलेट नहीं होता फ्यूचर मार्केट और ऑनेस्टली काम करता है, जैसे हमारे और चीज़ों में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काम करता है, उसी तरह से अगर ये काम करता है तो निश्चित रूप से ये किसानों को अच्छी प्राइस लेने के लिए और सही प्राइस, अच्छी प्राइस के भी कॉन्सेप्ट पे आपको जाना चाहिए।
अच्छा, मैक्सिमम प्राइस कोई मिले वही अच्छी प्राइस नहीं होती। आप ऑन एन एवरेज क्या अर्न करते हैं लंबे समय तक, वो प्राइस आपकी अच्छी प्राइस है। किसी एक सीजन में आपकी प्याज 50 रुपए बिक गई, 100 रुपए बिक गई, और दूसरे सीजन में आपकी प्याज 2 रुपए में ही बिकी, तो ऐसा सिस्टम भी देश के किसानों के हित में नहीं है। और अगर आप फ्यूचर का सिस्टम रखते हैं, वायदा बाजार रखते हैं, तो आपको चूंकि सारी डिमांड और सप्लाई उस बाजार में जाके क्लियरिंग प्राइस डिटरमिन करती है, तो उसके बाद आपको जो है वो सॉलिडली लगातार आप वही फसल बोएंगे जो आपको ठीक से प्राइस आपको मिलती चली जाएगी। तो ये वायदा बाजार देश में विकसित होना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण बात कही सर, लेकिन इस पर एक काउंटर क्वेश्चन गर्ग साहब मेरा आपसे ये है कि एक तो आपने ये बताया कि चूंकि आगे का प्राइस का अंदाजा आपको लगेगा और अच्छा भाव मान लीजिए, और जो गर्ग साहब कह रहे हैं इसको थोड़ा मैं और आपको ये बता रहा हूँ कि जो प्राइस बेहतर मिलने की बात हो रही है, कई बार ये होता है अगर वायदा बाजार नहीं है मान लीजिए, या फिर जहाँ तक इसकी पहुँच नहीं है, जो लोग इससे नहीं जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए आप किसी मंडी में गए, आपको किसी कमोडिटी का भाव कुछ बताया गया और दूसरी मंडी में कुछ बहुत बेहतर भाव मिल रहा है, लेकिन उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? या फिर मान लीजिए कि ओवरऑल प्राइस, अभी एक मॉडल प्राइस क्या है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो फ्यूचर मार्केट आपको ये गाइड करता है कि जो फसल आपके पास है उसका प्राइस अभी मार्केट में ये है। तो मान लीजिए कि किसी फसल की प्राइस अगर 2000 रुपये है, दाम 2000 रुपये क्विंटल है, आप मंडी में जाते हैं, आपको 1500, 1600, 1400 रुपये बता रहा है, तो आप वहाँ पर ये बोल सकते हैं कि नहीं साहब, ये प्राइस तो अभी 2000 रुपये है, आप मुझे 1500 रुपये क्यों दे रहे हैं, 1400 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो आप ये उससे बार्गेन कर सकते हैं। और अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा फ्यूचर का, जी चीज इसमें आप और देखें जी, ये जो फ्यूचर मार्केट है वो आर्बिट्राज को खत्म करता है, क्योंकि स्पॉट में तो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी फसल और किसी पर्टिकुलर मंडी में कितनी फसल आई और कितनी नहीं आई, वो फ्रेगमेंटेड मार्केट है। लेकिन फ्यूचर मार्केट जो है वो एक तरह से आर्बिट्राज को खत्म करके, कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह निकाल के देखेंगे दो डिफरेंट मार्केट में, अगर आपके प्राइस में डिफरेंस है तो आप वहां पे आप उस जगह पे बेच सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा प्राइस मिल रही है, और उस प्राइस में फ्यूचर में खरीद सकते हैं जहां पे आपका प्राइस आपको कम मिल रही है। तो इस तरह से आप आर्बिट्राज को खत्म कर देते हैं। मार्केट्स का सबसे बड़ा रोल ये भी है कि आर्बिट्राज को खत्म करके एक नेशनल प्राइस, एक सिंगल प्राइस एस्टेब्लिश करें। और ये जो आप कह रहे थे, ये इस समस्या को दूर करता है कि अलग अलग जगह अलग अलग हमें क्या प्राइस, और आप अगर स्पॉट मार्केट में प्राइस डिफरेंट है दो अलग अलग मंडियों में, तो भी आप बड़ी आसानी से नहीं मांग सकते, क्योंकि आपको अपना सामान लेके दूसरी जगह जाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट होगी, और वहां पे फिर प्राइस बदल सकती है। इसलिए अनसर्टेनिटी जो स्पॉट मार्केट में ज्यादा रहती है, उसका इलाज भी, उसकी एंटीडोट भी एक फ्यूचर की एस्टैब्लिश प्राइस करने में ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अनिश्चितता का माहौल हाजिर बाजार में होता है, उससे भी आपको निजात मतलब फ्यूचर मार्केट के जरिए मिल सकती है। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे। दो पॉइंट को हमने कवर किया। एक तो ये कि खेती के लिए कितनी मददगार है फ्यूचर का मार्केट, और भाव अच्छा मिले इसमें फ्यूचर मार्केट की क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन तीसरा पॉइंट ये है कि ठीक है, अगर फ्यूचर मार्केट भाव अच्छा दिलाने में मदद करता है, खेती हम बेहतर कर पाए उसमें अगर सहयोग करता है, तो तीसरा मुद्दा ये आता है कि आखिर इस फ्यूचर प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया कैसे जाए। हम आपको बता रहे हैं कि एग्री वायदा से किसानों को कैसे फायदा हो सकता है। अब चंद्रशेखर जी आप बताएं कि ठीक है, खेती के लिए बढ़िया है वायदा बाजार, प्राइस अच्छा मिले, इसमें ठीक रोल प्ले करता है। सवाल यह है कि जुड़े कैसे। जो किसान हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको जरा आप बताइए कि एफपीओ जिसे हम कहते हैं कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके जरिए किसान कैसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई किसान इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको जुड़ना है फ्यूचर प्लेटफॉर्म से एफपीओ के जरिए, इनको जरा डिटेल में आसान भाषा में बताइए कि एफपीओ की क्या भूमिका होगी किसानों को वायदा बाजार से जोड़ने में। हाँ सर, एफपीओ को जुड़ने के लिए, वायदा बाजार में जुड़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि हर एक किसान के पास बड़ी खेती रहेगी और बड़ी कमोडिटी रहेगी, ये ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एफपीओ है, वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। जैसे कि
700, 500, 100 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है। तो वायदा बाजार में जुड़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है वायदा बाजार में। जैसे कि अभी बात करेंगे हम एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म की, तो एक अकाउंट ओपन करेंगे जो एफपीओ का रहेगा। और जो फार्मर्स है, एक 100 फार्मर्स का हम एग्जांपल लेते हैं, तो 100 फार्मर्स के पास एक 10-10 क्विंटल सोयाबीन है पकड़ो, तो 10-10 क्विंटल तो सोयाबीन एक किसान खुद नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो वायदा बाजार में एक लॉट साइज होती है, जैसे कि 5 टन की लॉट साइज रहती है। तो एक ऐसे 5 किसान मिलके एक लॉट खरीद सकते हैं, जो हेज भी होगा और उनके प्राइस को एनसीडीएक्स वेयर हाउस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और जब आपको भाव अच्छा लगेगा आप उसको सेल कर दीजिए। ये एक एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म का एक अच्छा वायदा बाजार का एक अच्छा ये है। तो ऐसे आप अपने एफपीओ के जितने भी मेंबर्स है, नॉन मेंबर्स है, उनका कमोडिटीज एक अपने एफपीओ में लेके उसको वायदा बाजार में उनको ये कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल प्रोसेस है वो एक ही बार ही करनी पड़ती है। जैसे कि अभी फ्लिप कैपिटल है, पृथ्वी है, ऐसे ब्रोकर्स है, उनके साथ एक बार अकाउंट ओपन करेंगे तो खुल सकता है अकाउंट। अकाउंट ओपन होने के बाद जो मार्जिन मनी है वो फार्मर्स को ज्यादा नहीं लगता है, 10%, 20% जो भी मार्जिन मनी है वो देके आपको आपकी फसल आप वायदा बाजार पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है कि कैसे आप एफपीओ के जरिए वायदा प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी, अब जरा आप एक बात बताएं, ज्ञानेश्वर जी, कि क्या एफपीओ के जरिए किसी भी तरह के किसान जुड़ सकते हैं, या उनके लिए भी कोई नियम कानून तय है कि आपकी इतनी खेती होनी चाहिए, इतनी फसल होनी चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हमारे इधर तो वैसे सीमांत किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन, यानी 2-4 एकड़ वाले किसान है, और ज्यादा उनको 25-30 क्विंटल तक का सोयाबीन निकल के आता है। तो वैसा तो कुछ नहीं कि हम सभासद जो है हमारे किसान संगठन जुड़े, वो उन लोगों का भी हम सोयाबीन लेते हैं, और जो बाहर से है उनका भी लेते हैं। तो ऐसा कुछ हमने ये नहीं किया कि ऐसा कुछ बनाया नहीं कि बाहर का किसान कर लेंगे, नहीं, तो हम सबका लेते हैं माल। तो सर, रिस्पॉन्स है अभी एफपीओ में किसानों का कैसा रिस्पॉन्स है ज्ञानेश्वर जी? सर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। किसान जैसा हम तो बहुत अभी तरक्की यानी कर रहे थे कि 2.5 करोड़ तक का हमारा टर्नओवर गया था, तो अभी हमसे लोग जुड़ने लगे थे। लेकिन बीच में ही ये वायदा बाजार बंद कर दिया, और सर बड़ा ये हो गया कि हमको तो लगा है कि वायदा बाजार बंद करने से हमारा पूरा सिस्टम ही ये हो गया। क्योंकि सर क्या होता था कि जो किसान है गाँव का, तो उसको भाव पूछने की जरूरत नहीं थी। जो जिसके पास मोबाइल है वो जाके डायरेक्टली एनसीडी के साइट पर जाके वो अपना भाव देखता था, और हमको फोन लगाता था कि ज्ञानेश्वर भाई भाव तो अभी ये चालू है, अच्छा भाव है, तो अपन फ्यूचर में बेचे, स्पॉट में बेचे। वो ऐसे बोल के हम तय करके हम अच्छा काम कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि वायदा बाजार से बड़ी मदद मिलती थी, और उसके नहीं होने से अभी दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ कमोडिटी का जो फ्यूचर नहीं है उससे कह रहे हैं कि आप दिक्कत हो रही है। तो अब गर्ग साहब, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे यही होगा, जो बात अभी ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट नहीं होने से उन्हें बड़ी दिक्कत होती है भाव के बारे में जानकारी लेने में, या फिर किसानों को दिक्कत हो रही है, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जब तिलहन का फ्यूचर बंद किया गया था उसमें यह तर्क था कि दाम बहुत बढ़ रहे थे, बढ़े भी थे दाम यूक्रेन रूस युद्ध के बाद, लेकिन उसके बाद से कीमतों में बहुत तेज गिरावट आई है, और इसी साल की ऊंचाई से तेल तिलहन के दाम 50% तक कम हो गए हैं, 50% तक की गिरावट आ गई है। तो आपको लगता है क्या वक्त आ गया है कि तिलहन का फ्यूचर शुरू कर दिया जाए, या फिर जो दलहन में चने को बैन किया गया था उसको शुरू कर दिया जाए? देखिए, ये अगर कोई ये निष्कर्ष निकाले कि इसके एडिबल ऑयल्स के दाम इसलिए कम हो गए कि आपने बैन लगा दिया फ्यूचर पे और उसके कारण से दाम कम हो गए, तो बिल्कुल गलत निष्कर्ष होगा। ये और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंडोनेशिया ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, या वीट की सप्लाई इस यूक्रेन वगैरह से नहीं आने लगी। तो ये इतने सारे बड़े फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से डिमांड सप्लाई की पोजीशन चेंज होती है और दाम में फर्क पड़ता है। तो वायदा बाजार को बैन कर देने से कोई कमोडिटी के दाम घटते हो या स्पेकुलेशन खत्म हो जाता हो, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। इसलिए
सामान्यतः प्रत्येक एग्रीकल्चर कमोडिटी में वायदा बाजार परमिट करना चाहिए सरकार को। बट मोर प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो ये हमारे देश में हमारा किसान, सीमांत किसान और छोटा किसान होने के कारण से उसमें ये शक्ति और उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना, जैसे बता भी रहे थे कि लॉट बनाए और उसको और वो ट्रांजैक्ट करें, इसमें जाए वायदा बाजार में, फ्यूचर मार्केट में। तो इनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इनको अपना आउटपुट जो है उसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करना होगा, और एफपीओ जैसे है वो एक माध्यम है जिसमें वो कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये अपनी डिमांड भी कंसोलिडेट कर सकते हैं, चाहे बीज की हो, खाद की हो, वगैरह वगैरह। बट आउटपुट में एक और बहुत बढ़िया जरिया निकल के आ रहा है आजकल, उसका उपयोग और करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। ये बहुत सारी स्टार्टअप्स आजकल बन रही हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बन रही हैं। वो न केवल इसमें मदद करती हैं कि भाई आपको वो सीड ठीक हो, आपको ये चीज़ें ठीक हो, बट साथ में उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उसके बाद उनका कंसोलिडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, सब चीज़ों का भी ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर कि स्टार्टअप की भूमिका भी बड़ी भूमिका हो सकती है ताकि किसानों को अच्छा भाव मिले, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, ज्ञानेश्वर जी आपका, और साथ ही चंद्रशेखर जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि एग्री वायदा से किसानों को कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।